की एक बड़ी खबर है। एलजेपीआरवी के उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। एलजेपीआरवी की लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नाम हैं। पहली लिस्ट में 14 उम्मीदवारों के नाम थे। एलजेपीआरवी के सभी 29 उम्मीदवार के नाम अब घोषित हो गए हैं। एलजेपीआरवी के टिकट पर लड़ेंगे बीजेपी के 2 उम्मीदवार। चिनारी फतवा से एलजेपीआर के टिकट पर बीजेपी उम्मीदवार हैं। लिस्ट में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। चिराग की पार्टी से सबसे ज्यादा 5 राजपूतों को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आ रही है। पहली लिस्ट में 14 नाम थे। सभी 29 उम्मीदवारों के नाम अब घोषित कर दिए गए। तो चिनारी फतवा से बीजेपी के उम्मीदवार लड़ेंगे। देखिए, 29 उम्मीदवार के नाम घोषित किए जा चुके हैं। लिस्ट में 6 महिलाओं को जगह दी गई है। एलजेपीआरवी में 5 राजपूतों को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, चिराग की पार्टी ने अपनी सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और इसमें जातीय समीकरण साधने की बखूबी कोशिश की गई है। आइए जानते हैं कि किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं और उनके प्रतिशत क्या है। तो चलिए, राजपूत जाति की अगर हम बात करें तो इसके 5 उम्मीदवार 29 नामों में से है, यानी 17.24% उम्मीदवार राजपूत जाति के हैं। भूमिहार जाति की बात की जाए तो 4 उम्मीदवार भूमिहार जाति से बनाए गए हैं, जिनकी प्रतिशत की बात की जाए तो 13.79% प्रतिनिधित्व मिला है। अब बात करते हैं ब्राह्मण जाति की। तो देखिए, ब्राह्मण जाति से कितने उम्मीदवार हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। और देखिए, ब्राह्मण जाति से 1 उम्मीदवार है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो राजपूत जाति के 5 उम्मीदवार, जिनकी जो प्रतिशत है वोटों की वो 17 है, और 4 भूमिहार जाति के लोग हैं जिनका वोट प्रतिशत 13.79 है। इसके अलावा ब्राह्मण जाति की हम बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण जाति का जो प्रतिनिधित्व मिला है वो 1 है, उम्मीदवार 1 है, और 3.44% टिकट ब्राह्मण जाति के उम्मीदवारों को दिया गया है। यादव जाति की बात करें तो 5 उम्मीदवार, 17.24% वोट। वैश्य जाति से 4 उम्मीदवार, यानी कुल उम्मीदवारों की संख्या 13.79% है। वहीं कुशवाहा जाति की बात करें तो सिर्फ 1 ही उम्मीदवार है, यानी कुल उम्मीदवारों में 3.44% कुशवाहा जाति के हैं, और बाकी बचे पासवान जाति के 4 उम्मीदवार, जिनमें अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 13.79%। रविदास की बात करें, इस जाति के 1 ही उम्मीदवार हैं, 3.44%। पासी जाति की बात कर लें तो 1 उम्मीदवार, प्रतिशत 3.44। धोबी जाति की बात करें तो 1 उम्मीदवार, प्रतिशत 3.44। रजवार जाति की बात करें तो 1 उम्मीदवार और 3.44% यहां पर भी देखने को मिला है। मुस्लिम जाति की अगर बात की जाए तो 1 ही मुस्लिम उम्मीदवार है और प्रतिशत है 3.44। और आइए अब चुनाव की चाल को समझते हैं और उम्मीदवारों का जातीय समीकरण समझते हैं। सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश इस 29 सीट के जरिए दी गई है। सबसे ज्यादा सीट राजपूत और यादव जाति के उम्मीदवारों को दी गई है। भूमिहार और वैश्य को बराबर का प्रतिनिधित्व मिला है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जातीय समीकरण के साथ साथ हर तरीके से इस लिस्ट को परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई है, ताकि उम्मीदवारों के चयन में किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसका खास ख्याल रखा गया है। बढ़ते आगे, एनडीए में सीट बंटवारे के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करीबन हो चुका है। गुरुवार तक एनडीए के सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट भी बांट दिए। सीएम नीतीश ने टिकट बंटवारे में किस समीकरण का खास ख्याल रखा, आइए वो भी जान लेते हैं। बिहार चुनाव को लेकर जैसे जैसे नॉमिनेशन का सिलसिला जोर पकड़ रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार शाम 7 बजे तक एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी को छोड़कर एनडीए के सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांट दिए। एनडीए में बराबर सीटों पर लड़ रही बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने 101 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम
और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के हम ने 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पासवान ने एलजेपी-आरवी की सभी 29 सीटों पर कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है। टिकट बंटवारे में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपनी पारंपरिक सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है। करीब 15 साल पहले 2010 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गैर यादव ओबीसी यानी लवकुश अति पिछड़े और गैर पासवान महादलित साथ ही पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमानों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक गठजोड़ तैयार किया था। यही वो सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जिसने नीतीश को बिहार की राजनीति में अपराजेय बना दिया। सीटों के चयन में भी नीतीश अपनी उसी सोशल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हैं जो उनके राजनीतिक अस्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। देखना है ये रणनीति इस बार के चुनाव में क्या कमाल दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, बिहार में चुनाव हो और जातियों की बात ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है। ऐसे में सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि नीतीश कुमार की पार्टी ने जो सीटों का बंटवारा किया है उसमें किस जाति के कितने उम्मीदवार हैं और कुल उम्मीदवारों में उनका प्रतिशत कितना है। तो चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। भूमिहार 9 उम्मीदवार बनाए गए हैं। भूमिहार जाति से उम्मीदवार के प्रतिशत की बात की जाए तो 8.91%। राजपूत 10 बनाए गए हैं उम्मीदवार, 9.90%। अब ब्राह्मण जाति की बात करें तो 2 उम्मीदवार बनाए गए जिनका प्रतिशत है 1.98। कायस्थ जाति से 1 उम्मीदवार बनाए गए जिनका प्रतिशत है 0.99। कुशवाहा जाति की अब बात करते हैं जिसके लिए जेडीयू जानी जाती है। 13 उम्मीदवार हैं, 12.87%। कुर्मी जाति की अगर बात की जाए तो 12 उम्मीदवार हैं, 11.88%। यादव जाति की बात करें तो 8 उम्मीदवार बनाए गए हैं और इनका प्रतिशत है 7.92। धानुक जाति की बात करें तो 8 उम्मीदवार और इनका प्रतिशत है 7.92। अब मल्लाह जाति की बात कर लेते हैं। 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं और इनका प्रतिशत है 297। गंगौता जाति की बात करें तो 2 उम्मीदवार बनाए गए हैं और इनका प्रतिशत है 1.98। कामत जाति की बात की जाए तो 2 उम्मीदवार बनाए गए हैं, इनका प्रतिशत है 1.98। चंद्रवंशी जाति की बात करें तो 2 उम्मीदवार बनाए गए हैं, 1.98 इनका भी प्रतिशत है। वहीं तेली जाति की बात की जाए तो 2 उम्मीदवार हैं, 1.98%। कलवार जाति की बात करें तो 2 उम्मीदवार हैं, 1.98%। कानू जाति की बात करें तो 1, धोबी की 1 और दोनों का प्रतिशत है 0.99। अब मूसहर यानी कि मांझी जाति की बात कर लेते हैं। 5 उम्मीदवार बनाए गए हैं, 4.95% इनका प्रतिशत है। रविदास जाति की बात कर लें तो 5 उम्मीदवार बनाए गए और इनका प्रतिशत है 4.95। पासी जाति की बात करें तो 2 उम्मीदवार हैं और इनका वोट प्रतिशत है 1.98। पासवान जाति की बात करें तो 0.99% इनका प्रतिशत बताया जा रहा है। और अगर सामाजिक समीकरणों को देखा जाए तो ये स्पष्ट पता चलता है कि सवर्णों को 22 उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रतिनिधित्व 21.78 है। पिछड़े से 37 हैं उम्मीदवार जिनका प्रतिनिधित्व है 36.63। अति पिछड़ा 22 उम्मीदवार बनाए गए हैं, प्रतिनिधित्व है 21.78। SC/ST से 16 उम्मीदवार हैं, प्रतिनिधित्व है 15.84 और मुस्लिम से हैं 4 उम्मीदवार और इनका प्रतिनिधित्व है 3.96। तो आपको हमने समझा दिया कि किस जाति से कितने उम्मीदवार बनाए गए हैं। और आइए अब चुनाव की चाल में समझने वाली बात यह है कि 2010 से नीतीश कुमार के सोशल इंजीनियरिंग की चर्चा हमेशा होती रही है। गैर यादव ओबीसी के सहारे आरजेडी को सत्ता से बाहर किया गया। लवकुश समीकरण को साधकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अति पिछड़े वर्ग पर हमेशा से नीतीश ने फोकस किया है। महादलित और पसमानदा मुसलमानों को मिलाकर एक सामाजिक गठजोड़ बनाया और इसी के सहारे अपनी नैया पार लगा ली। अब जरा सीट बंटवारे में बीजेपी ने जाति और सामाजिक समीकरण का कैसे ख्याल रखा है उसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए, सवर्ण से 49 उम्मीदवारों को उतारा गया, उच्च जाति के लोगों को, जिनमें अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें तो 48.51% रहा।
पिछड़ी जाति से बीजेपी ने 24 उम्मीदवारों को तैयार किया और उन्हें चुनावी रणभूमि में उतारा, जिनका प्रतिनिधित्व है 23.76%। अति पिछड़ा 16 उम्मीदवार बनाए गए, उनका प्रतिनिधित्व रहा 15.84%। SC/ST से 12 उम्मीदवार बनाए गए और इनका प्रतिनिधित्व रहा 11.88%। और अगर जाति के आधार पर उम्मीदवारों की संख्या और प्रतिशत को देख लें तो ये पता चलता है कि भूमियार जाति से 16 उम्मीदवार और 15.84% है। राजपूत से 21 और 20.79% है। ब्राह्मण से 11 और 10.89% और कायस्थ से 1 यानी कि 0.99%। और आइए अब यादव जाति की बात कर लेते हैं। यादव जाति से 6 उम्मीदवारों का चयन हुआ, 5.94%। कुशवाहा जाति से 5 उम्मीदवारों का चयन हुआ, इनका प्रतिनिधित्व है 4.95। कुर्मी जाति से 2 और इनका प्रतिनिधित्व है 1.98। वैश्य जाति से 15, 14.85। पासवान जाति से 7, 6.93। रविदास जाति से 3 और इनका प्रतिनिधित्व रहा है 2.97% का। मूसहर जाति की बात करें तो 1 उम्मीदवार और इनका प्रतिनिधित्व रहा 0.99%। संथाल जाति का भी चयन हुआ, जिसमें से 1 उम्मीदवार का चयन हुआ है 0.99%। आइए, हमने आपको बीजेपी जेडीयू का समीकरण कैसे उन्होंने उम्मीदवारों के चयन में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है, पूरी तैयारी की गई है, सोशल इंजीनियरिंग की गई है, इसकी पूरी जानकारी आपको विस्तार से दी है। अब बढ़ते आगे, दूसरे फेज के नॉमिनेशन का बस एक ही दिन बाकी रह गया है। 17 तारीख को पहले फेज के नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म कर लेनी है। लेकिन अगर हम महागठबंधन की बात करें तो अब तक ऑफिशियली सीट शेयरिंग का ऐलान तक नहीं हुआ है। मुकेश सहनी को छोड़कर बाकी पार्टियां तो बिना सीट शेयरिंग के ही सिंबल बांट रही है। अब सवाल यही है कि क्या मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन में खेला हो गया है? कोई कंफ्यूजन नहीं होता। कई बार जरूर होता है कि सबको अपनी अपनी बात रखने का लिए समय चाहिए होता है, तो चर्चा में समय लगता है, बस उतना ही समय लग रहा है जितना चर्चा में लगता है। एक तरफ एनडीए में सीटों के बंटवारे के साथ साथ सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में चेहरा तो छोड़ दीजिए, सीट शेयरिंग की गांठ भी अब तक नहीं सुलझ पाई है। पिछला बार के तरह इस बार भी खंजर न भोंक दे। कौन? तेजस्वी यादव। सबसे खराब स्थिति तो वीआईपी के मुकेश सहनी की है, जो सीटों पर सहमति के इंतजार में बैठे हुए हैं और सहयोगी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां धड़ाधड़ सिंबल बांट रही हैं। महागठबंधन में प्रत्याशियों को लगातार सिंबल दिए जाने के बाद वीआईपी के कार्यकर्ताओं का धैर्य अब टूटता जा रहा है। सबका नॉमिनेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, 8-10 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। रोज आज सोच रहे हैं कि क्लियर होगा, कल क्लियर होगा। गुरुवार को एक नहीं बल्कि 3-4 बार होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाला गया। कभी इस बात की चर्चा चली कि राहुल गांधी ने मुकेश सहनी से बात की है, तो कभी ये खबर आई कि आरजेडी ने 12 से 14 सीटों की पेशकश की है। इससे नाराज वीआईपी के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव और कांग्रेस पर मुकेश सहनी को धोखा देने का आरोप लगाते हुए चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। अब की बार या तो नैया पार होगा न तो नैया डुबा देंगे। नैया डुबा देंगे? एकदम डुबा देंगे। किसकी नैया डुबा देंगे? महागठबंधन के नैया डुबा देंगे, अगर नहीं हम लोग के सम्मानजनक सीट डिप्टी सीएम घोषणा किया तो। पहले फेज के नॉमिनेशन में अब महज एक दिन का समय बाकी है, लेकिन अब तक सीटों पर महागठबंधन के अंदर का झगड़ा सुलझ ही नहीं पाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीटों को लेकर कंफ्यूज्ड महागठबंधन के दल एकजुट एनडीए का मुकाबला चुनाव में कर पाएंगे? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच समझने से पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि अब तक किस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को सिंबल का वितरण किया है, सिंबल बांटे हैं। तो समझिए, गुरुवार की शाम तक आरजेडी ने 45 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार को सिंबल बांटा, जबकि लेफ्ट पार्टियों ने लगभग 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। एकमात्र और सिर्फ मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी, जिसने अब तक किसी भी उम्मीदवार को सिंबल बांटा ही नहीं है।
अब चुनाव की चाल को समझिए। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान क्यों नहीं? गठबंधन के दलों में आपसी सामंजस्य की कमी है। ये एक दूसरे को समझने में कहीं ना कहीं जरूर कमी कर रहे हैं। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहता है। कांग्रेस अब खुद को मजबूत समझ रही है और कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए। आपने पहले भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का बिहार में आना और इस बात पर राजी नहीं होना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और साथ ही साथ वोटर अधिकार यात्रा करना, ये सब कुछ दर्शाता है कि कांग्रेस अब बी टीम नहीं बल्कि मजबूती के साथ ए टीम बनकर लीड करना चाह रही है। 2020 के करीब सीट चाहती है कांग्रेस। लेफ्ट पार्टियों की बेहतर स्ट्राइक रेट और ज्यादा सीट पर दावा। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का पद चाहिए। बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया है और बाकी सहयोगी सहनी की मांग से अब तक सहमत ही नहीं है। अब सवाल है कि गठबंधन की तैयारी में जिसका पलड़ा भारी, महागठबंधन में अनबन, कब तक डील डन? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में ये कंफ्यूजन आखिर कैसे मुकाबला करेगा एनडीए का, जहां सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। पार्टियों की तरफ से फॉर्मूला भी बना लिया गया, सीटों को लेकर चर्चा भी कर ली गई, उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट दिया गया है। बढ़ते आगे, सूरज भान के आरजेडी ज्वाइन करने और उनकी पत्नी वीणा देवी को मोकामा से आरजेडी के टिकट पर नॉमिनेशन के बाद ये साफ हो गया है कि मोकामा की सियासी लड़ाई दो बाहुबली तक पहुंच गई है। अनंत सिंह वर्सेस सूरज भान के बीच ये लड़ाई होने जा रही है। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर बुधवार रात की है, जब कुछ ही घंटे पहले पशुपति पारस की आरएलजेपी से रिजाइन करने वाले पूर्व सांसद सूरज भान तेजस्वी यादव से मिले, आरजेडी की सदस्यता ली और फिर उसके अगले ही दिन सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ने आरजेडी का सिंबल लेकर मोकामा सीट से नॉमिनेशन कर दिया। ऐसे में मोकामा की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है और इस तस्वीर के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि मोकामा में कहने को तो कागज पर मुख्य मुकाबला जेडीयू के अनंत सिंह और आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के बीच ही होने जा रहा है, लेकिन जमीन पर असली लड़ाई भूमिहार जाति के दो बाहुबलियों के बीच होगी और ये बाहुबली हैं छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच। अनंत सिंह पहले ही कह चुके हैं कि मोकामा में उनकी लड़ाई किसी से नहीं है। अब आरजेडी की टिकट पर मोकामा सीट से चुनावी मैदान में उतरी सूरजभान की पत्नी वीणा देवी भी यही बात दोहरा रही है। वो तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी मैडम? कुछ भी नहीं है। मोकामा मेरा ससुराल है, मेरा अपना घर है, मेरा अपना परिवार है, सब। 2005 से लेकर अब तक मोकामा सीट पर अनंत सिंह का सीधा प्रभाव रहा है, या तो वो जीते हैं या उनकी पत्नी। आरजेडी ने दूसरे बाहुबली सूरजभान के जरिए मोकामा में अनंत सिंह के वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश की। सूरजभान ने साल 2000 में अनंत सिंह के भाई और तत्कालीन मंत्री दिलीप सिंह को हराया था, लेकिन 2005 के बाद से मोकामा की तस्वीर बदली है और अनंत सिंह अजेय साबित होते रहे हैं। देखना होगा इस बार भी सूरजभान उनके तिलिस्म को तोड़ पाते हैं या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।